अध्याय 61 समलन पूर्ण। इतनी आसानी से मरना आसान नहीं है। मयंक का भाव तनावपूर्ण बना रहा। ऐसे राक्षस की जीवन शक्ति एक आम आदमी की कल्पना से परे थी। हालांकि 60 या 70 लीटर पेट्रोल था, ये पूरी तरह से एक जगह पर केंद्रित नहीं था, और बिखरे हुए पेट्रोल के कारण लपटें बहुत अधिक बिखर गई थीं कि मांस पर्वत राक्षस को जलाकर मार सके। जैसा कि मयंक ने कहा था, जलते हुए मांस की धीरे धीरे फैलती गंध और पेट्रोल की मतली पैदा करने वाली गंध के साथ मांस पर्वत राक्षस का संघर्ष और भी तीव्र हो गया। लपटें और कम हो गईं, जिससे पूरी तरह से झुलसा हुआ मांस पर्वत राक्षस सबके सामने प्रकट हुआ। उसकी भयंकर उपस्थिति और भी भयानक थी। धड़ाम! जैसे ही मांस पर्वत राक्षस ने मयंक और अन्य पर दहाड़ लगाए, उसकी आवाज़ स्वयं नर्क से गूंजती हुई लग रही थी। उसकी बाहों पर की जंजीरें टूट गईं। 4 सशस्त्र शव, जाओ! मयंक शांत था और बस 4 सशस्त्र शव को ठंडे रूप से आगे बढ़ने का आदेश दिया। काले कवच से ढंका हुआ और लोहे की खाल कौशल को सक्रिय करते हुए 4 सशस्त्र शव लपटों में दौड़ पड़ा, जो केवल कमर तक ऊंची थीं, और मांस पर्वत राक्षस पर एक भारी मुक्का मारा। एक मंद धप गूंजा, जैसे मांस पर्वत राक्षस का मोटा मांस लहरों की तरह लहराया। उसका आकृति टकराव से डगमगा गया। लेकिन जल्दी से क्रोधित मांस पर्वत राक्षस ने अपने हाथों को झुलाया, मुट्ठी में भिंचा हुआ 4 सशस्त्र शव पर हमला किया। मुट्ठियां 4 सशस्त्र शव पर जोर से गिरीं, काले कवच से टकराईं और एक खड़खड़ाती आवाज उत्पन्न की, जिससे 4 सशस्त्र शव का पूरा शरीर हिल गया और अनजाने में पीछे हट गया। राक्षस के पास अभी भी लपटों से नुकसान के बावजूद अत्यधिक ताकत थी। 4 सशस्त्र शव दहाड़ उठा और फिर अपने पीछे के हाथों को मुट्ठी में भिंचकर मांस पर्वत राक्षस के सिर पर एक हिंसक तूफान की तरह लगातार वार किया। बाएं हुक और दाएं हुक, प्रत्येक वार पूरी ताकत से। उसके निचले हाथ धातु के पंजे के साथ तैयार थे, बाहर निकले और मांस पर्वत राक्षस के शरीर में भयंकर रूप से खोदे, बाएं और दाएं फाड़ दिए। पेट में चीरा तुरंत चौड़ा हो गया, जिसमें से खून लगातार बह रहा था। मांस पर्वत राक्षस पागल होकर बाकी बची 3 जंजीरों को खींच रहा था, दोनों हाथों से आवेशपूर्वक 4 सशस्त्र शव पर हमला कर रहा था। हालांकि इस बार 4 सशस्त्र शव ने जोर से मुकाबला नहीं किया, बल्कि थोड़ा बच गया, अपने प्रतिद्वंद्वी के भारी आंदोलन का शोषण किया और मुक्के मारता रहा। उसने पू चाकू का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मयंक उसे जिंदा चाहता था। लेकिन मजबूत प्रभाव पू चाकू के हमलों से कम शक्तिशाली नहीं थे। बल मोटी मांसपेशियों में घुस गया और हड्डियों पर वार किया। चटकने की आवाज जारी रही और खून धीरे धीरे बह निकला। 10 मिनट बाद एक बार का विशाल मांस पर्वत राक्षस कमजोर हो गया था, मुश्किल से अपने मोटे हाथों को झुला पा रहा था। धातु हेरफेर। उपयुक्त क्षण को पकड़कर मयंक ने 4 सशस्त्र शव को तारांकन धातु हेरफेर सक्रिय करने के लिए नियंत्रित किया। जंजीरें विकृत हो गईं और मांस पर्वत राक्षस के चारों ओर लिपटी मोटी जंजीरों ने उसकी बाहों को उसके शरीर के साथ बांध दिया। ओल्ड बीरेंद्र, ट्रक को यहाँ चलाओ! मयंक की आवाज़ सुनाई दी और बीरेंद्र अपने झटके से बाहर निकलकर जल्दी से सिर हिलाया। मैं तैयारी करता हूँ, लेकिन कुछ सामान उतारने की ज़रूरत हो सकती है। मयंक ने सिर हिलाया और कहा, भूल जाओ, चलो वापस चलते हैं और किसी को फ्लैटबेड ट्रक लाने के लिए कहते हैं। बाधाओं को हटाओ और इस आदमी को ला दो। हालांकि बॉक्स ट्रक इस बड़े आदमी का वजन सह सकता था, ये कार्गो स्थान में फिट नहीं हो सकता था, लेकिन एक फ्लैटबेड ट्रक, जिसकी साइड बाधाएं हटा दी गई थीं, इस तरह से प्रतिबंधित नहीं होगा। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। बीरेंद्र ने ट्रक को वापस लाने के लिए विला नंबर 10 पर लौटने के लिए एक समूह का आयोजन किया, जबकि मयंक ने 4 सशस्त्र शव को नियंत्रित किया ताकि जमीन पर अभी भी समलन करने में सक्षम 10 से अधिक मांस शवों को संसाधित किया जा सके। उन्हें समलन सामग्री में बदल दिया और समलन किया। जितनी अधिक समलन डिग्री की आवश्यकता थी, उतनी ही अधिक सामग्री की आवश्यकता थी। 10 से अधिक मांस शवों के शरीरों को समलन करने के बाद समलन डिग्री $99 और 50 सेंट प्रतिशत डॉलर तक बढ़ गई, पूरा होने से केवल एक कदम दूर। 0.5%। एक बार जब ओल्ड देवाशीष और अन्य वापस आ जाएं और राक्षस शवों को इकट्ठा कर लें, तो हम लगभग वहां होंगे, मयंक ने कहा। उसकी निगाह मांस पर्वत राक्षस पर टिकी हुई थी। मयंक ने कोई और कदम नहीं उठाया। बीरेंद्र और अन्य जल्द ही वापस आ रहे थे और शाम को सफलता को संभालना अधिक उपयुक्त लगा। जल्द ही बीरेंद्र एक ट्रक के साथ आया, जिससे रेलिंग हटा दी गई थी। 4 सशस्त्र शव ने नेतृत्व किया, कुछ अन्य शवों द्वारा सहायता की गई मांस पर्वत राक्षस को ट्रक पर लादने के लिए। जैसे ही मयंक मांस पर्वत राक्षस को वापस लाया, वह विला पर पहुंचा तो पता चला कि देवाशीष और अन्य ने भी अपने ट्रक से एक विशाल पंजा ज़ॉम्बी को उतार दिया था। ओल्ड रोशन, तुम्हारी बुरी नज़र कुछ ज्यादा ही है, देवाशीष ने उत्साहपूर्वक कहा। मांस पर्वत राक्षस को देखकर वे हैरान रह गए।
यार्ड में ढेर विशाल मांस पर्वत राक्षस जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन उसकी भयंकर उपस्थिति और पहाड़ जैसा शरीर अभी भी उनमें डर पैदा कर रहा था। देवाशीष के चिढ़ाने को सुनकर रोशन ने जल्दी से सिर हिलाया। यह मैं नहीं था, मैंने नहीं किया, बकवास मत करो। एक मजाक, नहीं तो मयंक उसके बारे में क्या सोचेगा। स्वाभाविक रूप से मयंक को इन मजाकों का बुरा नहीं लगा और जिज्ञासापूर्वक पूछा, तुम लोगों के साथ क्या हुआ? विला साफ करते समय हमें जीवित बचे लोगों के एक समूह का सामना हुआ। देवाशीष ने मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला, ये समझाते हुए कि उन्हें विशाल पंजा ज़ॉम्बी का सामना कैसे हुआ और बापोन और उसके समूह से कैसे मिले। अपने विवरण के अंत में देवाशीष ने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, राक्षस के शव ट्रक में हैं। मुझे चिंता थी कि बापोन और अन्य उन्हें देख लेंगे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं उतारा। वह अपने कार्यों में भी सावधान था। हालांकि मयंक ज्यादा कुछ नहीं छिपा रहा था, टीम के सदस्य के रूप में देवाशीष जानता था कि सतर्क रहना हमेशा सुरक्षित होता है। मैं समझता हूँ, बापोन और रीतिका का ख्याल रखो, मयंक ने कहा। देवाशीष ने सिर हिलाया और रीतिका को ढूंढने चला गया। बहुत कुछ करना था, न केवल बापोन और उसके समूह का ख्याल रखना था। उन्होंने आज वापस नहीं लाई गई सभी कारों को वापस लाने के लिए एक टीम का भी आयोजन किया, उन्हें अलग करने और मयंक के लिए धातुओं को तैयार करने की जरूरत थी। वे शाम तक व्यस्त थे, वाहनों और आपूर्ति के साथ काम समाप्त कर रहे थे। कई कारों को विला 9 के बाहर चलाया गया था, जबकि बीरेंद्र और उसकी टीम ने पहले पेट्रोल निकाल लिया था। लगभग 10 कारें थीं और वे 500 लीटर से अधिक पेट्रोल निकालने में कामयाब रहे, जो कुछ समय के लिए पर्याप्त था। इन कारों के अलावा बापोन के एकत्रित होने की जगह से दीपक वृक्षों को भी मयंक के स्थान पर लाया गया था। दीपक वृक्ष उनके विला 10 जितना बड़ा नहीं था, लेकिन यह अच्छी तरह से बढ़ रहा था और यहाँ तक कि उस पर एक कील के आकार का एक क्रिस्टल फल भी लटका हुआ था। अभी के लिए मयंक ने इस दीपक वृक्ष को नहीं छुआ, उसने बस इसे विला 9 के यार्ड में लगा दिया। रोशनी ने विला 9 के चारों ओर के कोहरे को दूर कर दिया। मयंक ने 4 सशस्त्र शव से कारों से धातु को पिघलाने के लिए कहा और फिर उसे 2 पिंजरों में बनाया, प्रत्येक में विशाल पंजा ज़ॉम्बी और मांस पर्वत राक्षस को कैद किया गया। पिंजरों में एक कलाई जितनी मोटी सलाखें थीं, एक 4 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा और लंबा था, और दूसरा 6 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा और लंबा था, क्रमशः विशाल पंजा ज़ॉम्बी और मांस पर्वत राक्षस को कैद करते हुए। ये सब हो जाने के बाद लगभग रात हो गई थी। रात के खाने पर उन्होंने एक सरल भोजन किया और बापोन और उसके लोगों से मिले। 10 व्यक्ति काफ़ी अच्छे व्यवहार वाले थे और उन्होंने कोई परेशानी पैदा नहीं की थी। वे परिस्थिति से भी संतुष्ट थे, लोगों की पर्याप्त संख्या और मयंक की अप्रत्याशित ताकत को देखते हुए। बापोन एक समझदार आदमी था, उसने भोजन के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया, खुले और छिपे रूप से संगठन की योजनाओं का पालन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की और नम्रतापूर्वक अपने अहंकार को अलग रखा। जैसे ही रात हुई, मयंक विला 9 के बाहर लौट आया और ट्रक के कार्गो क्षेत्र को खोला जो देवाशीष का था, जिसके अंदर 1 दर्जन से अधिक शव शरीर ढेर थे। उसका भाव अपरिवर्तित रहा, उसने 4 सशस्त्र शव को बुलाया और आदेश दिया, सम्मलन जारी रखो। 1, 2, सम्मलन किए गए शवों की संख्या ज्यादा नहीं थी, बस 4। जब सम्मलन डिग्री अधिकतम हो गई थी, मकड़ी राक्षस 100% सम्मलन पूर्ण, 4 सशस्त्र शव ने उन्नति प्राप्त की, दानव मकड़ी योद्धा। अध्याय 62 द्वितीय क्रम और दिव्य दीक्षा। रूप का विकास शुरू हुआ और 4 सशस्त्र शव ने एक गहरी दहाड़ निकाली। फिर उसका पहले से ही विशाल शरीर हिंसक परिवर्तनों से गुजरा। भारी भरकम आकृति और भी मजबूत हो गई, मांसपेशियां धीरे धीरे गहरे लाल रंग की हो गईं, त्वचा झिल्ली सख्त हो गई, उसकी आंखें एक भयंकर लाल रंग की हो गईं, और उसके मुंह से अप्रत्याशित रूप से दोनों तरफ मकड़ी जैसे किंकर्तव्य फूट पड़े, भयंकर और भयानक। उसका निचला शरीर नाटकीय रूप से विकृत हो गया, कमर से नीचे कंकाल पिघल गया और मांस ढह गया, एक गहरे लाल मांसल द्रव्यमान में बदल गया। लाल चमक से घिरा हुआ मांसल द्रव्यमान लगातार आकार बदलता रहा, बड़ा और बड़ा होता गया, हड्डियां भीतर किण्वित होती गईं और फिर एक एक करके काली मकड़ी के पैर उभरने लगे, भाले जितने तेज और स्टील जितने सख्त। पलक झपकते ही 4 सशस्त्र शव का निचला आधा हिस्सा घोर काले मकड़ी के शरीर में परिवर्तित हो गया। आधा मानव आधा मकड़ी, उसका निचला शरीर स्याही जितना काला, उसका ऊपरी शरीर गहरा लाल और भारी भरकम, आंखें एक राक्षस की तरह सिंदूरी चमक रही थीं। यह एक 5 मीटर ऊंचे दानव भगवान जैसा दिखता था। गुर्र, भय से भरी एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। काले कवच से संबंधित पैटर्न चमक उठे, उसके शरीर पर भयंकर काला कवच दिखाई दिया, गहरे लाल ऊपरी आधे हिस्से से 4 बाहों के साथ विशाल निचले आधे हिस्से तक जो एक मकड़ी का शरीर था। काला कवच घना रूप से भरा हुआ था, एक भारी बख्तरबंद टैंक की तरह।
मकड़ी योद्धा की शक्ति लगातार चढ़ती रही, एक पल में प्रथम क्रम उच्च ग्रेड की बाधा को तोड़ दिया और उसके शरीर के चारों ओर की ताकत द्वितीय क्रम निम्न ग्रेड तक बढ़ गई। उस क्षण मयंक की बाह लाल रोशनी से चमक उठी, रक्त आत्मा की पुस्तक उसके सामने प्रकट हुई और एक शक्तिशाली बल उसके शरीर में वापस उमड़ आया। उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गईं और फूल गईं, चट्टान जितनी कड़ी और उसकी आभा एक अथाह गड्ढे जितनी गहरी थी, जिससे उसकी आत्मा और जोश में काफी वृद्धि हुई। हालांकि उस समय मयंक के पास खुद में परिवर्तनों को महसूस करने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। रक्त आत्मा की पुस्तक से लाल रोशनी ने उसे खींच लिया और एक नया पृष्ठ पैदा होने के बाद इसने उसे चेतना के एक अंतरिक्ष में खींच लिया। क्या यह एक नया पृष्ठ है? दिव्य दीक्षा अनुष्ठान। चेतना का अंतरिक्ष अभी भी अंधेरे का एक अनंत विस्तार था। इस अंधेरे में रक्त आत्मा की पुस्तक केंद्र में तैर रही थी, लाल रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। रक्त आत्मा की पुस्तक के प्राचीन दिखने वाले चर्मपत्र पर अब एक अतिरिक्त खाली पृष्ठ था, जिसके चारों ओर रोशनी बह रही थी। लाल रोशनी बहती हुई किरणों की तरह उतार चढ़ाव कर रही थी। मयंक रक्त आत्मा की पुस्तक के सामने खड़ा था और अचानक, जैसे कि पुस्तक ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया, लाल रोशनी की एक लहर ने उसे घेर लिया। रोशनी एक पतली घूंघट की तरह फड़फड़ाई, धीरे धीरे उसे ढांक लिया और छायादार चित्र मयंक के सामने उभरने लगे। धुंध जैसी लाल रोशनी भी चेतना के इस अंतरिक्ष में बदल गई। यह मानव रूप में एक एंजल दूत था, जो एक रक्त लाल वेदी के पास पहुंचा जहां खूंखार दांतों और पंजों वाले राक्षसी प्राणी दहाड़ रहे थे। एंजल दूत वेदी पर चढ़ा और राक्षसों के साथ लड़ाई शुरू हो गई। मौत तक लड़ाई, बिना दया के। वह एक दर्शक जैसा था, फिर भी एंजल दूत के ठेकेदार जैसा भी। उसका मन पूरी तरह से डूबा हुआ था, लगभग एंजल दूत के साथ विलय हो रहा था। आखिरकार एंजल दूत जीत गया। उसने प्राणी को वेदी पर फाड़ दिया। वह उसके सामने पड़ा था। रक्त आत्मा की पुस्तक वेदी के ऊपर उभरी और लाल किरणों की एक असंख्य संख्या ने इसे एक पिंजरे की तरह घेर लिया, जिसमें एंजल दूत और राक्षस दोनों को बंद कर दिया गया। फिर दावत अपने चरम पर पहुंच गई। एंजल दूत की लाल धुंध जैसी समानता ने राक्षस के शरीर को हड़पना शुरू कर दिया, मां से आत्मा तक टुकड़ा टुकड़ा करके उसे फाड़ दिया, इसे अपने रूप में निगल लिया। रक्त आत्मा की पुस्तक से अनंत लाल रोशनी धीरे धीरे विलय हो रहे शवों पर अभिसरित हुई और असीम आत्मा का दर्द भीतर से फैलना शुरू हो गया। एंजल दूत ने कायापलट से गुजरना शुरू कर दिया। दिव्य दीक्षा अनुष्ठान। मयंक ने बुदबुदाया और एक धमाके के साथ सारी लाल रोशनी गायब हो गई, केवल रक्त आत्मा की पुस्तक की चेतना के अंतरिक्ष में तैरती रह गई। उसका माथा थोड़ा तन गया, उसका भाव गंभीर था। उसने रक्त आत्मा की पुस्तक को देखा, उसके दिल में सदमा अभी तक पूरी तरह से कम नहीं हुआ था। बस अभी रक्त आत्मा की पुस्तक ने उसे जानकारी का एक भंडार प्रेषित किया था, जो दिव्य दीक्षा का एक हिस्सा था। प्रथम रैंक से नीचे होना केवल उत्कृष्ट में कदम रखने की शुरुआत है, लेकिन ये सिर्फ एक कदम है और इससे अधिक कुछ नहीं। एक भेड़ की खाल का पृष्ठ, जो केवल एक राक्षस को एंजल दूत के रूप में अनुबंधित कर सकता था, लेकिन द्वितीय क्रम के बाद प्रत्येक रैंक एक नया पृष्ठ प्रदान करेगा। जितने अधिक एंजल दूत होंगे, व्यक्ति उतना ही मजबूत बनेगा, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण एक नया नियम था, जो प्रेषित प्रणाली के लिए अजीब था। दिव्य दीक्षा अनुष्ठान। अलग अलग राक्षसों की उनकी रैंक शक्तियों की ऊपरी सीमाएं थीं। 4 सशस्त्र शवों और सड़ी हुई त्वचा वाले चूहों जैसे सामान्य एंजल दूत कभी भी मांस पर्वत राक्षसों की तरह नहीं बन सकते थे, जिनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ सकती थी और द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम या यहां तक कि उच्च प्राणियों में विकसित हो सकती थी। आरोहण और विकास के लिए किसी को या तो शुभ अवसर की जरूरत होगी, एक दुर्लभ और शक्तिशाली राक्षस प्रजाति से संबंधित होना होगा, या दिव्य दीक्षा अनुष्ठान का मार्ग लेना होगा। मजबूत और दुर्लभ राक्षसों का शिकार करना, उन्हें पकड़ना, उन्हें नियंत्रित करना, फिर उन्हें निगलना, रक्त आत्मा की पुस्तक के नियंत्रण में लड़ाई और हत्या, सम्लन और विकास के माध्यम से उनकी सीमाओं को बढ़ाया जाएगा। कुछ मायनों में यह मयंक के सम्लन विकास के समान लग रहा था, लेकिन मयंक ने सहज रूप से एक अंतर महसूस किया। दिव्य दीक्षा अनुष्ठान का उपयोग केवल एक महत्वपूर्ण क्षण में ही किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, 4 सशस्त्र शव प्रथम क्रम उच्च ग्रेड की सीमाओं तक पहुंच रहे थे और तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें दिव्य दीक्षा से मार्गदर्शन मिलेगा। तोड़ना केवल लड़ने के बारे में नहीं था, किसी को विकास की पीड़ा को भी सहना पड़ता था। यदि आत्मा की कमी थी या इच्छाशक्ति अपर्याप्त थी, तो प्रयास विफल हो जाएगा। लेकिन मयंक का सम्लन विकास अलग था, यह एक प्राकृतिक प्रगति थी। जब तक उसके पास सामग्री थी, वह सम्लन जारी रख सकता था, ऊपरी सीमा को बढ़ा सकता था। यह उसका फायदा था और यही कारण भी था कि उसे द्वितीय क्रम के बाद औपचारिक दिव्य दीक्षा मिली।
यह इसलिए था क्योंकि न तो 4 सशस्त्र शव और न ही काला कवच योद्धा की सीमाएं केवल प्रथम क्रम उच्च ग्रेड थीं। उसकी दिव्य दीक्षा दूतों की शक्ति की सीमा तक पहुंचने के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह द्वितीय क्रम तक पहुंच गया था और उत्कृष्ट विकास की सीढ़ी पर आधिकारिक रूप से कदम रखा था। दिव्य दीक्षा अनुष्ठान, मुझे यकीन नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा, लेकिन मजबूत होना कम से कम अस्तित्व सुनिश्चित करता है। उससे परे कुछ भी बाद में ही निपटा जा सकता है। मयंक की भौहें थोड़ी शांत हो गईं। दिव्य दीक्षा की अजीबियत ने उसे मानव महाकाव्य मिथकों की याद दिलाई जिसमें बलिदानों से देवताओं को शांत करना शामिल था। लड़ाई और हत्या, जीवन को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करना हमेशा देवताओं की पूजा में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान था। उसने विश्वास नहीं किया कि रक्त आत्मा की पुस्तक शुद्ध संयोग से अस्तित्व में आई, नहीं उसने सोचा कि दिव्य दीक्षा अनुष्ठान केवल विकास का एक तुच्छ खेल था। यहाँ तक कि उसमें समलन क्षमता भी कहीं न कहीं से उत्पन्न हुई होगी। प्रत्येक उपहार पहले से ही छाया में एक कीमत के साथ चिन्हित था। वह इस सिद्धांत को समझता था, लेकिन उसे अब जिसकी ज़रूरत थी वह जीवित रहना था और फिर उस भविष्य की कीमत चुकाने में सक्षम होने के लिए अधिक संसाधनों का लाभ उठाने के लिए उपहार का उपयोग करना था। अपनी ताकत का परीक्षण करना। चेतना के अंतरिक्ष से लौटते हुए मयंक को आखिरकार अपने शरीर की बढ़ी हुई ताकत को महसूस करने का मौका मिला। उसके फूली हुई मांसपेशियों में समाहित विस्फोटक शक्ति अकल्पनीय थी। बस थोड़े से प्रयास से उसकी मांसपेशियां तन गईं और फिर उसने विशाल पंजा ज़ॉम्बी के लगभग 1 टन वजन के पिंजरे को आसानी से उठा लिया, जिससे अंदर का विशाल पंजा ज़ॉम्बी चौंक गया, जिसने एक गहरी दहाड़ निकाली। यह एक अच्छा परीक्षण होगा। मयंक रुचि लेने लगा। उसकी निगाह तेज हो गई क्योंकि उसने विशाल पंजा ज़ॉम्बी पर ध्यान केंद्रित किया। फिर काला कवच योद्धा में परिवर्तित 4 सशस्त्र शव ने अपने तेज मकड़ी के पैर को पिंजरे के करीब लाया। धातु की सलाखें तुरंत झुक गईं और मयंक अंदर चला गया। विशाल पंजा ज़ॉम्बी, जैसे कि शिकार को देखकर, अपने खुले मुंह के साथ उस पर दौड़ा। उसका विशाल पंजा मयंक की ओर वार कर रहा था। मयंक ने पेशेवर लड़ाई नहीं सीखी थी, लेकिन एक काला कवच योद्धा के द्वितीय क्रम निम्न ग्रेड में विकसित होने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और उसकी इंद्रियां तेज हो गई थीं। जिस पल उसने कार्रवाई की, उसने विशाल पंजा ज़ॉम्बी की गति को पकड़ लिया। उसने विशाल पंजा ज़ॉम्बी को पकड़ लिया और जबरदस्त बल उसके हाथों से फूट पड़ा। तुरंत विशाल पंजा ज़ॉम्बी को पूरी लोहे की सलाखों के खिलाफ दे मारा। करीब आकर उसने विशाल पंजा ज़ॉम्बी के सिर पर जोर से मुक्का मारा, जिससे वह डगमगा गया। मुंह के, कोहनी के वार, घुटने के झटके। मयंक के चालें तेज थीं, सामान्य से बहुत परे, और विशाल पंजा ज़ॉम्बी पूरी तरह से दबा हुआ था। उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। 3 मिनट से भी कम समय में विशाल पंजा ज़ॉम्बी वापस लड़ नहीं सका, कई और टूटी हुई हड्डियों के साथ, और अभी थोड़ा ठीक हुआ था। अब वह केवल फिर से ज़मीन पर लेट सकता था। काला कवच योद्धा ने पिंजरे को खोलने के लिए धातु को हेरफेर किया और मयंक को बाहर जाने दिया। गर्म होने के बाद मयंक को अपने शरीर की ताकत की भी एक निश्चित समझ थी। हालांकि यह काला कवच योद्धा के तुलनीय नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ प्रथम स्तरीय मध्यस्थ या प्रथम क्रम उच्च ग्रेड राक्षसों से बुरा नहीं था। हालांकि इनकी तुलना में मयंक के सामने एक और सवाल था। दूसरी अनुबंध स्थिति के लिए क्या उसे मांस पर्वत राक्षस को अनुबंधित करना चाहिए या इसे यूनलिंग झील में मछली राक्षस नेता के लिए आरक्षित रखना चाहिए।